नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरदर्शन सिंह है। मैं डीसी किडनी केयर में रीजनल मैनेजर के पद पे नियुक्त हूँ। आज की इस वीडियो का उद्देश्य है कि डायलिसिस प्रिपरेशन कैसे की जाती है, डायलिसिस के अंदर डायलिसिस का क्या रोल है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। डायलिसिस आरओ वाटर और कुछ वेरियस सब्सटेंसेस इसके अंदर मिले होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज। डायलिसिस को डायलिसिस फ्लूइड भी कहा जाता है। डायलिसिस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कुछ अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। डायलिसिस एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मदद से ब्लड के अंदर से एक्सेस पानी और वेस्टेज को रिमूव किया जाता है। डायलिसिस एक मीडियम के तौर पे काम करता है, जिसमें डायलिसिस प्रोसेस के अंदर सॉल्यूट्स और फ्लूइड का जो मिक्सअप होता है, उसके बाद उसके अंदर से वेस्टेज को बाहर निकाला जाता है। मार्केट में डायलिसिस कुछ इस तरह से उपलब्ध है। पार्ट ए उपलब्ध है मार्केट में लिक्विड और पाउडर फॉर्म में। डायलिसिस में पार्ट ए, पार्ट बी और आरओ पानी का मिक्सचर होता है। डायलिसिस रेशो 1.830.34। डायलिसिस प्रिपेयर किया जाता है हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर सर्वो प्रोपोर्शनिंग सिस्टम के द्वारा। हीमोडायलिसिस के अंदर डायलिसिस की मूवमेंट काउंटर करंट फ्लो, को करंट फ्लो। काउंटर करंट फ्लो के अंदर हीमोडायलिसिस के अंदर जो मूवमेंट है डायलिसिस की, वो ब्लड और डायलिसिस अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। को करंट के अंदर डायलिसिस और ब्लड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। डायलिसिस के अंदर डायलिसिस का रोल, डायलिसिस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने और बॉडी फ्लूइड को लेवल रखने के काम करता है। डायलिसिस के अंदर कॉम्पोजिशंस मरीज के हिसाब से रखी जाती है। जिस मरीज को जिस हिसाब से डायलिसिस की नीड है, उसी हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। डायलिसिस वर्क करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के ऊपर। ब्लड पोटेशियम और डायलिसिस पोटेशियम दोनों का इक्वल 7 मिलीक्यूल पर लीटर होना चाहिए। इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने आप लोगों के सामने केस सिनेरियो दिया। केस सिनेरियो में एक पेशेंट आता है जिसको चेस्ट पेन है, नोजिया है, टैकीकार्डिया है। हमने उसके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाई। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के अंदर उस मरीज का HB 9.2 ग्राम आया, ब्लड यूरिया 125 mg/dl आया, क्रेटिनाइन उसका 6.5 mg/dl आया, सोडियम लेवल 135.5 माइक्रोमोल पर लीटर आया और पोटेशियम 6.0 माइक्रोमोल पर लीटर आया। अब इसमें जो पोटेशियम लेवल है वो 6 है और हमें पोटेशियम, ब्लड पोटेशियम और डायलिसिस पोटेशियम दोनों का इक्वल 7 चाहिए। तो इस हिसाब से हमने उस पेशेंट का डायलिसिस 1 पोटेशियम के साथ किया, जिसकी वजह से डायलिसिस और ब्लड का पोटेशियम लेवल 7 मिलीक्यूल पर लीटर आया। डायलिसिस के कुछ कॉम्पोजिशंस होते हैं, जैसे डायलिसिस कॉम्पोजिशंस पानी, आरओ का पानी और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। द कॉम्पोजिशन डायलिसिस जो है वो मरीज के हिसाब से, मरीज की कंडीशन के हिसाब से, जिस तरीके से हमने डायलिसिस ट्रीटमेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट गोल रखना है, उस हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। डायलिसिस के अंदर डायलिसिस और ब्लड का कंपैरिजन, जैसे आपके सामने हमने आपको दिखाया है ब्लड और डायलिसिस का कंपैरिजन। दोनों के अंदर एक सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन है, जिसमें ब्लड और डायलिसिस अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करता है। ब्लड के अंदर यूरिया 100 mg/dl है, वो शिफ्ट हो जाएगा डायलिसिस के अंदर तब तक जब तक वो बराबर नहीं हो जाते, समान नहीं हो जाते। बाइकार्बोनेट लेवल जो है ब्लड के अंदर 20 मिलीक्यूल पर लीटर है। डायलिसिस के अंदर से जो बाइकार्बोनेट है वो ब्लड के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जब तक उनका जो लेवल है वो सामान्य नहीं होता। पोटेशियम लेवल अगर ब्लड के अंदर 5 मिलीक्यूल पर लीटर है तो वो डायलिसिस के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक जब तक उनका लेवल वो सामान्य नहीं हो जाता। हीमोडायलिसिस के अंदर बफर, बाइकार्बोनेट हीमोडायलिसिस के अंदर बफर का काम करता है। बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम डायलिसिस का पीएच को मेंटेन रखते हैं। डायलिसिस का पीएच 6.9 से 7.6 होता है। डायलिसिस के अंदर हमें बफर की क्यों जरूरत है?
पेशेंट जो डायलिसिस के अंदर डायलिसिस ले रहे हैं उनकी किडनी खराब होने की वजह से उनमें ज्यादातर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की समस्या आती है। उस मेटाबॉलिक समस्या को दूर करने के लिए हम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन है जो इस्तेमाल करते हैं ताकि डायलिसिस के अंदर पेशेंट्स को मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो। डायलिसिस के अंदर डायलिसेट को पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में बांटा गया। पार्ट ए का काम डायलिसिस के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड का इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बैलेंस करने का काम करता है। डायलिसेट ए के अंदर निम्नलिखित कॉम्पोजिशंस पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड 135 से 145 मिलीक्यूलिब्रियम पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 0.4 मिलीक्यूल पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड 2.5 से 3.5 मिलीक्यूलिब्रियम पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.5 से 1.5 मिलीक्यूलिब्रियम पर लीटर, सोडियम एसीटेट 3 to 4 मिलीक्यूलिब्रियम पर लीटर और सोडियम बाइकार्बोनेट 35 से 40 मिलीक्यूलिब्रियम पर लीटर। डेक्सट्रोज 0 से 200 ग्राम mg पर dl, जिस हिसाब से हमें उसको ऐड करना होता है हम डेक्सट्रोज को अलग से ऐड कर सकते हैं। पार्ट बी के अंदर कंपोजिशंस, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। डायलिसिस के अंदर बाइकार्बोनेट के फायदे। डायलिसिस के अंदर बाइकार्बोनेट की वजह से वैसोडिलेशन नहीं मिलती, बेहतर फ्लूइड मैनेजमेंट हो जाती है, एसिडोसिस की बेहतर करेक्शन हो जाती है, बॉडी वेट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है, फॉस्फोट लेवल है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है, अनफिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलता, एसिड बेस को जो बैलेंस है उसको नॉर्मल करता है। अगर बाइकार्बोनेट कंटेमिनेटेड होगा तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकती है। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से जो डायलिसिट हम यूज करते हैं उसमें कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस के अंदर पेशेंट्स को वोमिटिंग या अदर इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो हमें जब भी बाइकार्बोनेट को यूज करना है हर बार डायलिसिट को नए तरीके से या हर बार नया ही फ्रेश प्रिपेयर करके स्टार्ट करना है। कभी भी पुराने डायलिसिट को हम पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ए पार्ट के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस। ए पार्ट को हम कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं। अलग अलग मरीजों के पोटेशियम लेवल के हिसाब से हम ए पार्ट को तैयार करते हैं। जैसे पोटेशियम 4 mmol पर dl, पोटेशियम 2 mmol पर dl। विदाउट पोटेशियम भी हम इसे तैयार कर सकते हैं, विदाउट कैल्शियम भी इसे हम तैयार कर सकते हैं। डेक्सट्रोज या बिना डेक्सट्रोज के भी हम इसको ए पार्ट को तैयार कर सकते हैं। डायलाइज्ड कंडक्टिविटी। डायलिसिट कंडक्टिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण मापक है जो डायलिसिस के अंदर सॉल्यूशंस हैं उनको निर्धारित करती है। प्रॉपर डायलिसिट कंडक्टिविटी की देखरेख और कंट्रोल, जिससे डायलिसिस एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है जिसमें पेशेंट को कम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। डायलिसिट कंडक्टिविटी डायरेक्ट जो डिफ्यूजन के रेट के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर डायलिसिस कंडक्टिविटी अच्छी और कंट्रोल में होगी तो पेशेंट का डायलिसिस बहुत अच्छा होगा, डायलिसिस एडुकेट होगा, जिसके साथ साथ पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होगी। नॉर्मल कंडक्टिविटी रेंज 13.5 से 14.0 मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। डायलाइज्ड कंडक्टिविटी अगर ज्यादा या कम होगी तो उसके कुछ अलग अलग इफेक्ट पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कंडक्टिविटी के बारे में। अगर डायलाइज्ड कंडक्टिविटी हाई रहेगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट बहुत तेजी से रिमूव होंगे। इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत तेजी से रिमूव होंगे तो उसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कार्डिक अरिथमिया और मसल क्रैम्प्स। फिर बात करते हैं लो कंडक्टिविटी। डायलिसिट कंडक्टिविटी अगर लो रहेगी तो उसकी वजह से डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ेगा वो डायलिसिस एडुकेसी पे रहेगा। डायलिसिस एडुकेसी में क्या, अगर आप किसी का डायलिसिट कंडक्टिविटी लो रखते हैं तो उसकी वजह से जो सॉल्यूट्स हैं और वो कम या बहुत स्लो रिमूव होंगे, जिसकी वजह से वो मोस्टली क्या है कि पेशेंट को यूरेमिक सिम्टम्स देगा। अगर क्लियरेंस कम रहेगी तो यूरेमिक सिम्टम्स ऑटोमेटिक ज्यादा रहेंगे। डायलिसिट कंडक्टिविटी लो या हाई किन किन वजह से हो सकती है। सबसे पहले डायलिसिस रेशो की बात करें तो 1:1.83:34।
अगर किन्हीं कारण की वजह से ये चीजें मैच नहीं करती या ये रेशो मैच नहीं करता, उसकी वजह से कंडक्टिविटी या तो कम या ज्यादा दिखाई देगी। अगर कंडक्टिविटी कम या ज्यादा रहेगी तो उसको हमने उसी टाइम चेक करना है जिसने भी ए पार्ट या बी पार्ट को प्रिपेयर किया है, सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, उससे वो चीजें पता करेंगे, पूछेंगे कि पानी या आपने ए पार्ट बी पार्ट कितना डाला। अगर पानी कम डाला है तो डायलिसिट को दोबारा से हम प्रिपेयर करेंगे, जिसमें जो सॉल्यूशंस हैं, जो रेशियो है, हम 1:1.83:34 के हिसाब से ए पार्ट बी पार्ट और पानी डालेंगे। कई बार हमें होता है कि ए पार्ट और बी पार्ट की जो स्टिक है वो प्रॉपर तरीके से केन के अंदर नहीं होती, या बहुत जल्दबाजी में हम ए और बी पार्ट की जो केन्स हैं, स्टिक्स के जो स्टिक्स है वो केन्स के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं डालते, जिसकी वजह से ए और बी पार्ट कम सक करता है। जब ए और बी पार्ट कम सक होगा या कम उठाएगी मशीन, उसकी वजह से डायलिसिट जो कंडक्टिविटी है उसमें डिफरेंस आएगा। कई बार बैलेंसिंग चैम्बर्स भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते। ऐसे ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से भी ए पार्ट या बी पार्ट की जो मात्रा है वो कम मशीन में जाती है, जिसकी वजह से जो डायलिसिस रेशियो है वो प्रॉपर मैच नहीं होता। डायलिसिट प्रिपेयर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। डायलिसिट के साथ जो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस की गाइडलाइंस आती हैं वो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद ही हमें ए पार्ट या बी पार्ट को प्रिपेयर करना। ए पार्ट और बी पार्ट को हमेशा हमने अलग अलग प्रिपेयर करना। ए पार्ट बनाने से पहले मिक्सिंग टैग या आपके पास जो भी ए पार्ट या बी पार्ट प्रिपेयर करने के लिए इक्विपमेंट है उसको आपने वॉश करना। फ्रेशली 1% हाइपो लेके उसको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद में उसको पानी से अच्छे से धो लेना। जब आपको ये चीज हो जाए कि उसमें हाइपोक्लोराइड की फ्यूम्स है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तभी आपने ए पार्ट या बी पार्ट बनाना है। ऐसा ही ए पार्ट बनाने के बाद करना है या बी पार्ट बनाने के बाद करना है। सेम टाइम पे हमें दोनों ग्रेडियंट्स को नहीं बनाना या दोनों डायलिसिट प्रिपेयर नहीं करना। हमेशा ए पार्ट और बी पार्ट प्रिपेयर करते टाइम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे ग्लव्स, मास्क, गाउन्स, और अगर आपके पास गॉगल्स है तो आपने गॉगल्स का भी यूज करना। और हमेशा ही ए पार्ट बी पार्ट बनाते टाइम एसेप्टिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखना। हमें ए पार्ट और बी पार्ट जो एरिया है उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। जहां पे हम ए पार्ट बी पार्ट बनाते हैं वो एरिया भी आपका प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। हमेशा ए पार्ट और बी पार्ट को प्रिपेयर करने के बाद उनके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए। जैसे ए पार्ट है तो उसके ऊपर ए पार्ट, उसके बाद में प्रिपरेशन डेट, इसकी प्रिपरेशन डेट क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। सेम हम बी पार्ट के साथ करेंगे। ग्रेडियंट्स का नाम क्या है, उसके बाद में उसकी जो प्रिपेयर डेट है, उसके साथ हम प्रिपेयर डेट के साथ हम टाइम भी लिखें तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि ए पार्ट है वो बी पार्ट से थोड़ा सा लंबा टाइम चल जाता है, लेकिन बी पार्ट है वो कम टाइम के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। डायलिसिट प्रिपरेशन करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डायलिसिट को प्रॉपर तरीके से, अगर किसी को नहीं पता, अगर कोई ट्रेन स्टाफ नहीं है तो वो प्रिपेयर नहीं करेगा, या अनऑथराइज्ड पर्सन है वो प्रिपेयर नहीं करेगा। दूसरी चीज, टैप वाटर का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि टैप वाटर है वो नॉन स्टेराइल होता है, जिसकी वजह से डायलिसिट कंटेमिनेटेड हो सकता है। अगर डायलिसिट कंटेमिनेशन रहेगा तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। डायलिसिट को प्रिपेयर करने के बाद उसमें डायरेक्टली आपने दूसरा पार्ट इस्तेमाल नहीं करना है, या दूसरा पार्ट आपने लाइक ए पार्ट बनाया है तो उसके बाद में आपने डायरेक्ट बी पार्ट नहीं बनाना। एक्सपायर्ड ए पार्ट या बी पार्ट को आपने यूज नहीं करना पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। कभी भी डायलिसिट प्रिपेयर करते टाइम ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, या बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हुआ ए पार्ट, लाइक कि ए पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जितना मैन्युफैक्चरर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर उससे कम टाइम में ए पार्ट को प्रिपेयर करके या बी पार्ट को प्रिपेयर करके आप यूज करोगे तो उसकी वजह से हो सकता है वो प्रॉपर इफेक्टिव ना हो और पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। ए पार्ट और बी पार्ट की जगह गंदी नहीं होनी चाहिए। ए पार्ट और बी पार्ट एक जगह पे नहीं होने चाहिए, या होने चाहिए तो उनके ऊपर ऐसा ना हो कि लेबलिंग ना हो। वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ जरूरी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। डायलिसिस ट्रीटमेंट हमेशा ही डायलिसिट की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आपका डायलिसिट बहुत अच्छे से हाई क्वालिटी से प्रिपेयर्ड है तो डायलिसिस क्वालिटी उतनी ही अच्छी हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही है। आप लोगों से एक सवाल है कि डायलिसिट के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करता है। आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। और इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई हेल्प चाहिए हो आपको, तो आप हमारी डीसी किडनी केयर की क्लिनिकल टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।